हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आज अपन बात करेंगे रसायन विज्ञान के विद्युत रसायन, जो अपना चैप्टर चल रहा था। इसकी 2 क्लासें पूरी हो गई थी। आज अपन इसकी तीसरी क्लास या थर्ड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने चल रहा था मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। एक थी मोलर चालकता, जिसको अपन लैम्ब्डा एम से दर्शाते हैं, और एक थी तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को अपन लैम्ब्डा इक्विवेलेंट से दर्शाते हैं। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, या फिर मैं कहूँ डिस्कशन कर रहे थे। देखो, मोलर चालकता किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ हो, उस समय समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न जो चालकत्व होगी वही क्या कहलाएगी? मोलर चालकता कहलाएगी। तो अपन क्या कहेंगे? ये लैम्ब्डा एम किसके बराबर होगी? ये विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को अपन दर्शाते हैं कप्पा से, गुणा विलयन का आयतन, किसमें? ml में, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है, ऐसे कहेंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं मोलर चालकता लैम्ब्डा एम बराबर विशिष्ट चालकत्व गुणा आयतन ml में, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हुआ है। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन इधर बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तुल्यांकी चालकता अपन किसे कहेंगे? तुल्यांकी चालकता को अपन, आपको पता है, किससे दर्शाते हैं? लैम्ब्डा इक्विवेलेंट से। किसके बराबर होगी ये? विशिष्ट चालकत्व कप्पा गुणा विलयन का वह आयतन, या विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी किसमें? ml में, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। अर्थात लैम्ब्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगी? कप्पा गुणा वी। वी क्या है? आयतन, जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। देखना, अब यदि विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता C मोल प्रति लीटर हो, अर्थात C सांद्रता ना, मोल, C मोल घुले हैं 1 लीटर में, तो 1 लीटर में, या फिर मैं क्या लिखूं? 1000 ml या 1000 घन सेमी में 1 मोल घुला होगा, किसमें? 1000/C। तो 1 मोल घुला हुआ है, उसका आयतन है ये, कितना है? 1000/C। तो अपन क्या, ये आयतन की जगह क्या लिख सकते हैं? वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला है। 1 मोल घुला होगा, वह आयतन ही तो है ये, जिसमें विद्युत अपघट्य का क्या घुला है? 1 मोल। तो लैम्ब्डा बराबर क्या लिख सकता हूं? लैम्ब्डा एम बराबर कप्पा गुणा 1000/C, ये लिख सकता हूं।
या फिर इस फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, वह विलयन जिसमें विद्युत अपघटय का 1 मोल घुला हुआ है उसकी सांद्रता, तो उसमें सांद्रता के स्थान पर क्या लिख सकते हैं अपन, मोलरता भी लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 बट्टे m। m क्या है यहाँ पर, मोलरता है। क्लियर हुई ये बात सभी को। यहाँ पर मैं लिखूं, यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो, अर्थात C ग्राम तुल्यांक घुले हैं 1 लीटर, या फिर मैं क्या लिखूं, 1 लीटर, या फिर क्या लिख सकता हूं, 1000 घन सेमी में घुले हुए हैं ये। तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला होगा, 1 ग्राम तुल्यांक घुला होगा 1000 बट्टे C। तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, उस विलयन की सांद्रता है, उसको अपन किसके रूप में लिख सकते हैं, नॉर्मलता के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऐसे एक बार तो मैं ऐसे लिखूं इसको, कप्पा गुणा 1000 बट्टे C, या फिर ये नॉर्मलता है कि 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है, ऐसा विलयन क्या कहलाएगा, नॉर्मल विलयन। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुणा 1000 बट्टे n। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये आपकी तुल्यांक की चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का क्या हुआ है फॉर्मूला, 1000 बट्टे n किसका फॉर्मूला हो गया, अपनी तुल्यांक की चालकता का फॉर्मूला हो गया। बताओ ये चीज सबको क्लियर है। ये हुई आपकी मोलर चालकता, ये हुई आपकी तुल्यांक की चालकता। क्लियर है सभी को। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अपन इन दोनों के मात्रकों की बात करते हैं। यूनिट देखो, अपने पास फॉर्मूला है लैम्डा m बराबर कप्पा गुणा 1000 बट्टे m। ये सांद्रता भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये है लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर कप्पा गुणा 1000 बट्टे n। ये फॉर्मूले हैं अपने पास। ये है मोलर कंडक्टेंस और ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो इसका विशिष्ट चालकत्व का यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेमी इनवर्स। ठीक है। अब देखो यहां पर यह है मोल पर लीटर। क्या होगा यहां पर, मोल पर लीटर। अब इस लीटर को ही अपन किस में लिखेंगे, 1000 ml, या फिर क्या लिख दूं इसको मैं घन से में भी लिख सकता हूं। ये ऊपर जाकर के किस में चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो क्या लिखूं यहां पर, सेमी क्यूब बट्टे मोल। क्लियर हुई ये बात। ये मोल पर लीटर। लीटर को किस में बदल दिया अपन ने, 1000 ml की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, घन से में लिख सकता हूं। तो ये क्या इसका ये हो जाएगा क्या, सीमेंस सेमी स्क्वायर और ये मोल इनवर्स, या फिर मैं कहूं सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसका ऐसा ही हो जाएगा भाई। सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया, मीटर, या फिर सीमेंस की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर
और ये क्या हो सकता है इसका मोल इनवर्स। क्लियर है सभी को? ये इसका क्या है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट की। देखो ये क्या होती है सीमेंस सेमी इनवर्स। अब देखो ये है तुल्यांक पर लीटर। लीटर की जगह क्या लिख दिया, लीटर को किस में बदल दिया ml में, तो लीटर की जगह क्या लिख दिया 1000 ml, और ml की जगह क्या लिख सकते हैं, ml की जगह क्या लिख सकते हैं सेमी क्यूब। तो ये भी ऊपर क्या आ जाएगा इसमें सेमी क्यूब आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहां पर सेमी क्यूब बट्टे तुल्यांक। तो क्या हो जाएगी इसकी यूनिट सीमेंस सेमी स्क्वायर और ये तुल्यांक इनवर्स। या फिर इसकी ऐसा यूनिट की बात करें अपन सीमेंस मीटर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा यहां पर तुल्यांक इनवर्स। या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं सीमेंस की जगह क्या लिख सकते हैं ओम इनवर्स, ये मीटर स्क्वायर और ये तुल्यांक इनवर्स। ये क्या हो गई दोनों कंडक्टेंस की यूनिट हो गई। क्लियर है ये बात सभी को? एक लास्ट मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में संबंध। देखो मोलर चालकता विद्युत अपघट्य का वह आयतन जिसमें किसी विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, तो उस आयतन को अगर अपन 1 ही ml कर दें उस स्थिति में ये किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अर्थात उस समय कप्पा किसके बराबर होगी लैम्डा m के बराबर, और ये क्या होगी चालकत्व होगा ये। अर्थात यही तो कहा ना विद्युत अपघट्य का 1 मोल जिस आयतन में घुला हुआ है उस समय समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकत्व ही मोलर चालकता। ठीक है, अगर वह आयतन 1 ml या 1 घन सेमी होगी तो उस समय मोलर चालकता विशिष्ट चालकत्व के बराबर, और उसको अपन क्या कहेंगे चालकत्व भी कहेंगे। अब यहां पर अपन ऐसे कहें कि विद्युत अपघट्य का वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है उस समय समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता ही क्या कहलाएगी तुल्यांक की चालकता कहलाएगी। कौन सी चालकता कहेंगे अपन उसको तुल्यांक की चालकता कहेंगे। क्लियर? अब वह आयतन अपन क्या कर दें 1 घन सेमी या 1 ml कर दें तो ये कप्पा किसके बराबर हो जाएगी लैम्डा इक्विवेलेंट के बराबर, और ये यानी विद्युत अपघट्य का आयतन कितना कर दिया अपन ने 1 ही ml, तो उस स्थिति में ये विशिष्ट चालकत्व के बराबर और ये किसके बराबर हो जाएगी ये चालकत्व की, इसको चालकत्व भी अपन कहेंगे। तो ये इनमें क्या रहता है परस्पर रिलेशन भी रहता है। क्लियर हुई? तो ये आपको मैं क्या करवा चुका हूं मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता आपकी हुई कंप्लीट। चलो अब अपन चलते हैं इनके ऊपर तनुता का प्रभाव। तनुता के प्रभाव का अपन क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। अब देखो अपन पढ़ेंगे चालकत्व सी, विशिष्ट चालकत्व ये इसको क्या कहते हैं अपन चालकता कप्पा, मोलर चालकता लैम्डा m तथा तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट पर तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव यानी इनके ऊपर तनुता का क्या प्रभाव होता है इनके बारे में अपन बात करेंगे। देखो तनुता का क्या प्रभाव होगा इन पर।
तनुता का मतलब क्या होता है? तनुता और सांद्रता एक दूसरे के क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। तनुता और सांद्रता क्या होती है? एक दूसरे के व्युत्क्रम। वो भी कैसे? मान लो आयतन है 1 लीटर, सांद्रता उसकी ग्राम पर लीटर है, तो यानी 1 ग्राम प्रति लीटर में घुला हुआ है। ओके, तो उसकी सांद्रता होगी ग्राम प्रति लीटर। अब अपन ने उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया तो आयतन हो गया 2 लीटर, और उसमें वो ग्राम तो एक ही है, तो 1 लीटर में कितना ग्राम हो जाएगा? आधा ग्राम हो जाएगा। सांद्रता घटी, तनुता क्या होगी? आयतन बनाने पर बढ़ेगी, बढ़ाने पर। और पानी मिलाओगे, सांद्रता और घटेगी, तनुता बढ़ेगी। और पानी मिलाओगे यानी विलेय की मात्रा को स्थिर रख करके विलायक की मात्रा बढ़ाने पर ये घटेगी और ये बढ़ेगी। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो तनुता का मतलब समझ गए ना? विलेय विद्युत अपघट है तो को स्थिर रख करके उसमें क्या मिला रहे हैं अपन? विलायक ऐड करते जा रहे हैं, जिससे सांद्रता घटेगी और तनुता बढ़ेगी। ये तो बात हुई आप तनुता की मीनिंग की। अब तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है? देखो चालकत्व पर, जो चालकत्व होता है सी समानुपाती होता है तनुता की। चालकत्व तनुता के क्या होता है? समानुपाती। क्योंकि तनुता बढ़ाने पर, तनुता अगर अपन बढ़ाते हैं तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? वियोजन की मात्रा। और आप सभी जानते हो वियोजन की मात्रा बढ़ने पर आयनों की संख्या क्या होगी? आयनों की संख्या क्या होगी? आयनों की संख्या में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। और आयनों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वही आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर गमन द्वारा धारा का प्रवाह करते हैं। तो चालकत्व का मान क्या होगा? फिर चालकत्व क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हुई? तो ये बात किसकी करी मैंने? चालकत्व की। ओके, अब अपन बात करते हैं दूसरी विशिष्ट चालकत्व की। विशिष्ट चालकत्व कप्पा, ये तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती? तनुता के व्युत्क्रमानुपाती। अभी आपको मैंने ये चालकत्व जब जब पढ़ाया है उस समय ऐसे बताया था आपको मैंने, ऐसे 2 इलेक्ट्रोड हैं कि उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उनके बीच की दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। और इस दौरान समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता, ये जो हो जाएगा इसको कहते हैं 1 ml या 1 घन सेमी, इसी को कहेंगे ना। अब एक बात बताओ, इसमें अपन तनुता बढ़ाएं या फिर आयतन बढ़ाएं इसका, तो प्रति लीटर में आयनों की संख्या घटेगी। जैसे पहले 1 लीटर में 1 ग्राम था, 2 लीटर कर दिया तो 2 लीटर में 1 ग्राम, यानी 1 लीटर में आधा ग्राम। फिर और अपन ने आयतन बढ़ा दिया, और आयतन बढ़ा दिया, तो तनुता बढ़ाने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होगी? घटेगी। अर्थात जैसे पहले 10 आयन थे 1 लीटर में, अब अपन ने 2 लीटर कर दिया तो 2 लीटर में 10 हो गए, तो प्रति लीटर में कितने बचे? 5 ही बचे। या फिर मैं इसको एग्जैक्टली समझाऊं, पहले मान लो 1 ml में 6 आयन थे, ठीक है। अब अपन ने 2 ml कर दिया तो आयन तो कितने हैं? 6। प्रति ml में कितने बचे? 3। तो ये तो प्रति ml की होगी ना। और बढ़ाया तो प्रति ml में और घटेंगे या प्रति घन सेमी में और घटेंगे, तो आयनों की संख्या घट रही है। तो आयनों की संख्या घटेगी तो चालकत्व क्या होगी? घटेगी। तो ये बात समझ में आई क्या? विशिष्ट चालकत्व और तनुता में ये रिलेशन होता है। क्लियर है ये बात सभी को? अब अपन बात करते हैं, इसकी बात मैं कर चुका हूं, इसकी बात मैं कर चुका। अब अपन बात करते हैं मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। देखो मोलर चालकता लैम्ब्डा m और तनुता एक दूसरे के समानुपाती। वही तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी, जिससे आयनों की संख्या बढ़ेगी और मोलर चालकता भी बढ़ेगी। तो यही फैक्टर लगेगा। वियोजन की मात्रा क्या होगी? वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, आयनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, और मोलर चालकता क्या होगी?
मोलर चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यही संबंध किसमें है, कौन सी चालकता में होगा, तुल्यांकी चालकता में होगा। जो मोलर चालकता में होगा वही रिलेशन किसमें होगा, तुल्यांकी चालकता। लैम्डा इक्विवेलेंट, समानुपाती तनुता। वही, ये तनुता बढ़ाएंगे तो इसमें भी वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, आयनों की संख्या बढ़ेगी और तुल्यांकी चालकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये संबंध मैंने किसमें, सब में आपको बता दिया है, सभी की यानी तनुता का इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलो अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन पढ़ेंगे चालकता का मापन। चालकता का मापन इस अपन किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मापन, देखो मापन करने के लिए अपने को किसकी जरूरत होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। किसकी आवश्यकता होती है, व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा अपन क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, या फिर मैं कहूं क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध बोले या फिर क्या ज्ञात करते हैं, प्रतिरोधकता। और अपन क्या लेते हैं, सेल स्थिरांक ज्ञात। एक जो सेल स्थिरांक होता है वो भी क्या करते हैं अपन, ज्ञात। ये ज्ञात करके अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, चालकत्व C और विशिष्ट चालकत्व तो का मापन कर लेते हैं। तो क्या ज्ञात करके, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता ज्ञात कर लेते हैं अपन, और उसकी सहायता से प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकत्व, या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकत्व। तो ये अपने को बताना है, चालकत्व अथवा चालकता का मापन किसकी सहायता से किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसके द्वारा क्या अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, और उस अज्ञात प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। तो अपन क्या ज्ञात कर लेते हैं, इनका चालकत्व ज्ञात कर लेते हैं। क्लियर हुई ये बात। अब अपन बात करते हैं अनंत तनुता की। किसकी बात करेंगे, अनंत तनुता की। अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब बात कर रहे हैं किससे कहेंगे अपन अनंत तनुता। अब सुनना, अगर अपने पास किसी भी सांद्रता का विद्युत अपघट्य है, ठीक है, अब उसके वियोजन अथवा आयनन की मात्रा निश्चित होगी, और उसकी चालकत्व तुल्यांकी चालकता हो या चाहे हो मोलर चालकता, सबके मान क्या होंगे, फिक्स होंगे एक निश्चित ताप पर। अब यदि अपन तनुता बढ़ाएं तो वियोजन की मात्रा बढ़ेगी। यू नो वेरी वेल, ये आप अच्छे से जानते हो, तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, और ये बढ़ने पर आयनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है, जिससे क्या होगा, चाहे मोलर चालकता हो चाहे तुल्यांकी चालकता हो, बोथ आर इंक्रीज, दोनों में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। अब सुनना ध्यान से, अपन तनुता बढ़ाते जाएं, तनुता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताएं भी लगातार बढ़ती जाएगी, अकॉर्डिंग टू दिस ये बढ़ती जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तनुता के निश्चित मान पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताएं क्या हो जाएगी, बढ़ना बंद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो विद्युत अपघट्य होता है वो पूर्ण रूप से 100% आयनित अथवा
वियोजित हो जाता है और उस तनुता पर जो चालकताएं होती है वो कहलाती है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या फिर मैं कहूं अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, और वो जो तनुता होगी वो कहलाएगी अनंत तनुता। समझ में आई बात सभी को? यानी मैं ऐसे आपको कह रहा हूं, तनुता लगातार बढ़ाते जाएं तो वियोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताएं भी बढ़ती जाएगी, और बढ़कर एक निश्चित मान, तनुता के एक निश्चित मान पर ये क्या हो जाएगी? अधिकतम। क्या कह रहा हूं? तनुता के एक निश्चित मान पर अधिकतम हो जाती है। अधिकतम कौन? लैम्ब्डा इक्विवेलेंट और लैम्ब्डा मोलर और इक्विवेलेंट। अब उसी तनुता को, तनुता का वही मान, तनुता का वही मान क्या कहलाता है? अनंत तनुता। क्या कहेंगे उसको? अनंत तनुता। अनंत तनुता पर जो लैम्ब्डा एम होगी वो कहलाएगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। मोलर चालकता कैसे दर्शाएंगे इसको? लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम के द्वारा अपन इसको डिनोट करेंगे, और ये कहलाएगी अनंत तनुता। ये है, इसको कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या कहेंगे इसको? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसको कैसे दर्शाएंगे? लैम्ब्डा इनफाइनाइट। वैसे यहां पर भी मैंने लिख रखा है। तो बात समझ में आई सभी को? अनंत तनुता किसे कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकताओं के मान क्या होते हैं? अधिकतम, मैक्सिमम होते हैं, और वहां पर इनको क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के नाम से इनको अपन जानते हैं। क्लियर हुई आपको ये बात सभी को? हाँ, विद्युत अपघटन दो प्रकार के होते हैं। वियोजन की मात्रा के आधार पर विद्युत अपघटन कितने प्रकार के बताए थे आपको? दो प्रकार के। वियोजन की मात्रा के आधार पर विद्युत अपघटन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक कौन से थे? परबल विद्युत अपघटन, और एक कौन से थे? एक थे वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसको अपन क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघटन। अब आप सभी अच्छे से जानते हो, ये पूर्ण वियोजित, इनको पूर्ण वियोजित कह सकते हैं या पूर्ण आयनित, ये क्या होते हैं? बहुत ही कम वियोजित अथवा बहुत ही कम आयनित। तो इनकी तनुता बढ़ाएं तो इनकी चालकता के मानों में अधिक वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आयनों की संख्या तो बढ़ेगी ही नहीं ना। यहां पर तनुता बढ़ाने पर इनके चालकता के मानों में वृद्धि बहुत अधिक होगी, क्योंकि यहां पर वियोजन अथवा आयनन बढ़ेगा। आयनन बढ़ने पर आयनों की संख्या बढ़ेगी और वही विद्युत धारा ले जाने वाले हैं। तो यहां दुर्बल विद्युत अपघटनों का इनकी तनुता बढ़ाने पर इनकी चालकत्व के मानों में वृद्धि क्या होती है? अधिक, और इनकी चालकत्व के मानों में वृद्धि क्या होती है? कम। जैसे आप 10 NaCl लोगे तो आपको 20 आयन प्राप्त होंगे। अगर आपने CH3COOH के 1,00,000 ले लिए तो आपको इतना कम वियोजित है, इसके 2 ही आयन प्राप्त हों आपको। अब तनुता बढ़ाएंगे तो आयनन बढ़ेगा। अगर इसके 4 अणु आयनित हो जाएंगे तो 8 आयन प्राप्त होंगे। तो यहां पर आयनों की संख्या बढ़ रही है। यहां पर तनुता बढ़ाने पर क्या आयनों की संख्या कहां से बढ़ेगी? तो पहले ही पूरा वियोजित है। तो यहां पर तो केवल अंतरायनिक आकर्षण बल Na+ और Cl- के मध्य जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, आयन दूर दूर जाएंगे। इस कारण ये गति विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर आसानी से कर जाएंगे। बस ये गतिशीलता बढ़ने के कारण, अंतरायनिक आकर्षण बल बढ़ने के कारण थोड़ी सी चालकता यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ पर आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकता बढ़ती है। तो अधिक वृद्धि किसमें होती है? दुर्बल विद्युत अपघटन में। इनमें क्या होती है? बहुत ही कम वृद्धि। बताओ, ये चीज आप सभी को क्लियर हुई? तो अब अपन बात करते हैं आगे टॉपिक की। अब अपन बात करेंगे कोलराउस नियम की। परबल विद्युत अपघटन आप जानते हो, परबल अम्ल, परबल क्षार, दुर्बल अम्ल के लवण, दुर्बल क्षार,
प्रबल अम्ल के लवण, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण, जो मैं पीछे आपको बता चुका हूं। अब अपन बात करेंगे कोलराउस के नियम की। कोलराउस का नियम देखो, कोलराउस ने जो विद्युत अपघट्य होते हैं उनकी मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचे। किस किस के मध्य? विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता, विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचे। मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य आरेख खींचे। तो ये आरेख कैसे प्राप्त हुए उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो अपने को आरेख इस प्रकार के ये प्राप्त हुए। ये इनकी इधर है मोलर चालकता और इधर है सांद्रता का वर्गमूल। अब देखो, इस प्रकार से अपने को आरेख प्राप्त हुए। जैसे ये आरेख KCl के लिए, जैसे मैं बात करूं NaCl के लिए, जैसे मैं बात करूं CH3COOH के लिए, जैसे मैं बात करूं NH4OH के लिए, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, सबको नजर आ रहा है, ये दोनों कैसे हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। लवण है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, ये लवण है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का। ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आप सभी को? ये दोनों हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। यह है दुर्बल विद्युत अपघट्य और कुछ यहां पर क्या दे रखे हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य। आप सभी को दिख रहा है प्रबल विद्युत अपघट्यों के जो आरेख अपने को प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं? प्रबल के रेखीय आरेख प्राप्त हो रहे हैं, और जो दुर्बल है उनके आरेख कैसे प्राप्त हो रहे हैं? अरेखीय प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर आप मेरे को बताइए, ये आरेख कैसे हैं प्रबल वाले? रेखीय। और ये दुर्बल वाले आरेख कैसे हैं? अरेखीय। अर्थात मैं कहूं इन विपरीत दिशा में अपन जो रेखीय हैं इनको शून्य सांद्रता तक अपन बहिर्वेशित कर सकते हैं। इनको कहां तक ले जा सकते हैं? देखो आप, ये सांद्रता का मान यहां पर क्या है? शून्य। तो इनको कहां तक ले जा सकते हैं अपन? शून्य सांद्रता। शून्य सांद्रता का मतलब ही क्या होता है? अनंत तनुता। शून्य सांद्रता का मतलब क्या होता है? अनंत तनुता। क्या इनको शून्य सांद्रता तक ले जा सकते हैं क्या? इनको अपन शून्य सांद्रता तक नहीं ले जा सकते, यानी अनंत तनुता तक इनको अपन नहीं ले जा सकते। ये आपको आरेख में सबको अच्छे से नजर आ रहा है। तो कोलराउस ने विद्युत अपघट्य और इनकी मोलर चालकता, ये कौन सी चालकता है यहाँ पर? मोलर चालकता।
इनके मध्य ये आरेख खींचे हैं मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के मध्य, और एक प्रायोगिक आधार पर एक समीकरण भी दी। अब अपन उस समीकरण की बात करते हैं। यह है दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस b/c, ये समीकरण दी। क्लियर है बात सभी को? अब देखो लेमडा m दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, लेमडा m इनफाइनाइट अनंत तनुता पर मोलर चालकता, b क्या है स्थिरांक, c क्या है सांद्रता का वर्गमूल या क्या है सांद्रता। देखो इस समीकरण का कोई सैद्धांतिक आधार नहीं हो, कोई इसका सैद्धांतिक आधार नहीं होने के कारण, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, तो इस समीकरण में डिबाई हक्कल ओन सागर, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं ओन सागर भी बोल सकते हैं, तो इस समीकरण में संशोधन किया गया किसके द्वारा ओन सागर द्वारा। ओन सागर द्वारा क्या किया गया संशोधन, और इसकी निम्न समीकरण प्रस्तुत की गई, या इसकी जो दूसरी समीकरण थी वो दी गई। अब उस समीकरण के बारे में अपन बात करते हैं। वो समीकरण कौन सी थी? लेमडा m बराबर लेमडा इनफाइनाइट m 8.20 बट्टे dt की पावर 1/2 नीटा, ये माइनस इंटू 10 की पावर 5 dt की पावर 3/2 लेमडा इनफाइनाइट, और ये √c। तो ये ओन सागर के द्वारा क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। अब देखो इस समीकरण में अपन क्या क्या राशियां दे रखी है। लेमडा m बराबर दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, डी क्या है माध्यम का पेराविद्युतांक, माध्यम का पेराविद्युतांक, और नीटा क्या है माध्यम की श्यानता बोल सकते हैं या विस्कासिता, टी क्या है परमताप, सी क्या है सांद्रता। ये समीकरण दी गई। अब देखो इस समीकरण को अपन इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। इसको मान ले a और इसको मान ले, दूसरे को मान ले b। इसको क्या मान लिया अपन ने a और इसको मान लिया b। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, क्या लिख देते हैं लेमडा m बराबर लेमडा इनफाइनाइट a माइनस b लेमडा इनफाइनाइट, और ये √c। यहाँ पर a और b क्या हो जाएंगे, एक स्थिरांक हो जाएंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं, इनको स्थिरांक भी बोल सकते हैं। स्थिरांक इनको क्या कहते हैं, अपन कहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये अपने को कौन सा सिंबल लगाना है, प्लस का सिंबल। कौन सा सिंबल होगा यहाँ पे, ये प्लस का सिंबल। तो ये a और b यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों दो क्या है स्थिरांक होंगे। क्लियर है ये बात सभी को? तो ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई। अब इस समीकरण के अपने को क्या निकालने हैं, निष्कर्ष निकालने। निष्कर्ष क्या निष्कर्ष निकालते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस समीकरण के कौन कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। देखो ये समीकरण अपने को ऐसे कहती है कि वे विद्युत अपघटे जिनके लिए आरेख रेखीय प्राप्त होते हैं वो प्रबल विद्युत अपघटे, वे विद्युत अपघटे जिनके लिए आरेख अरेखीय प्राप्त होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघटे।
क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो पहला निष्कर्ष तो अपन क्या निकालते हैं, जिनके लिए रेखीय आरेख है, इसका मतलब वो कैसे विद्युत अपघट्य हैं, प्रबल। अगर आरेख अरेखीय है तो वो कैसे विद्युत अपघट्य है, अरेखीय है तो वो कैसे विद्युत अपघट्य है, दुर्बल। नंबर बात 1। क्लियर है सभी को। दूसरी चीज देखो, प्रत्येक विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान एक निश्चित ताप पर निश्चित ही होता है, स्थिर होता है, क्योंकि वहां पर वियोजन की मात्रा क्या रहती है, स्थिर रहती है, निश्चित रहती है। जैसे मैं यहां पर आपको ये कह रहा हूं, दूसरा निष्कर्ष अपन इसका ये निकालेंगे कि स्थिर ताप पर मोलर चालकता का मान स्थिर ताप पर एवं निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान निश्चित होता है, क्योंकि वियोजन की मात्रा अल्फा कहते हैं निश्चित होती है। यह समीकरण अपने को कहता है वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, ये क्या है, वियोजन की मात्रा दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता और ये क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये बात समझ में आई, वियोजन की मात्रा किस किस का अनुपात होती है, दी गई सांद्रता पर या दी गई तनुता पर मोलर चालकता, और किसका अनुपात होती है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का क्या होती है, रेशियो होती है, या फिर क्या होती है, अनुपात होती है। देखो इस बिंदु को फिर से देखो, स्थिर ताप पर और निश्चित तनुता पर मोलर चालकता का मान फिक्स होता है, क्योंकि वहां पर वियोजन अथवा आयनन की मात्रा क्या रहती है, फिक्स रहती है। अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो आयनन की मात्रा बढ़ेगी, मोलर चालकता बढ़ जाएगी। अगर आपने तनुता बढ़ा दी तो भी आयनन की मात्रा बढ़ेगी, या अंतरायनिक आकर्षण बल समाप्त हो जाएंगे तो भी चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन क्या कहेंगे, स्थिर ताप पर और निश्चित तनुता पर मोलर चालकता के मान निश्चित होते हैं, क्योंकि आयनन की मात्रा क्या रहती है, निश्चित, और आयनन की मात्रा का फॉर्मूला ये होता है। तीसरा बिंदु, इस आरेख से प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। इस आरेख से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको कहां तक बहिर्वेशित किया जा सकता है, शून्य सांद्रता तक। कहां तक, शून्य सांद्रता। देख रहे हो आप, यहां पर सांद्रता क्या है, शून्य सांद्रता मतलब अनंत तनुता। शून्य सांद्रता यह क्या है, शून्य सांद्रता। क्या लिखूं इसको मैं, शून्य सांद्रता। शून्य सांद्रता का मतलब क्या होता है, अनंत तनुता। और यहां पर जो चालकता होगी वो क्या होगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए तो ये आरेख है, इसको सांद्रता बहिर्वेशन आरेख कहते हैं। कौन से आरेख कहते हैं, सांद्रता बहिर्वेशन विधि भी कह सकते हैं, या फिर क्या कहते हैं इनको, आरेख। तो यहां पर देखो सांद्रता बहिर्वेशन आरेख, सांद्रता को शून्य सांद्रता तक ले जा सकते हैं, अर्थात अनंत तनुता तक ले जा सकते हैं। जहां पर मोलर चालकता होगी वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता होगी। तो यहां पर बहिर्वेशन विधि द्वारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। किसके लिए, केवल प्रबल विद्युत अपघट्यों की। क्या दुर्बल वालों को शून्य सांद्रता तक ले जा सकते हैं क्या, देखो ये तो स्थिर हो गए, इनको शून्य सांद्रता तक नहीं ले जा सकते, अर्थात अनंत तनुता तक इन्हें नहीं ले जा सकते। तो इस आरेख की सहायता से जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, बहिर्वेशन विधि द्वारा इनकी शून्य सांद्रता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात नहीं की जा सकती है। फैक्ट पॉइंट ये है, प्रबल विद्युत अपघट्यों की तो सांद्रता बहिर्वेशन विधि द्वारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है, लेकिन दुर्बल को शून्य सांद्रता तक बहिर्वेशित ही नहीं कर सकते, तो अनंत तनुता पर इनकी मोलर चालकता ज्ञात नहीं कर सकते। ये इसका तीसरा
पॉइंट है। क्लियर हुई ये बात सभी को? तो इस प्रकार से ये था वो जो समीकरण थी उसके 3 निष्कर्ष। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।